क्या हो गया? मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? हाँ सर, दिख रहा ठीक है, तो ये जगह छूट गया था, बीमारियां खत्म हो गया था टाइम। अच्छा, इसका भोजन भी बता देता हूँ थोड़ा सा। भोजन क्या क्या खाना चाहिए इनको। वो है जैसे फैट टाइप का जितने भी चीजें होती हैं, फैट टाइप पदार्थ, ये इनके लिए अच्छा है। मछली इनके लिए अच्छा है। आ, दूध इत्यादि इस टाइप का जो पदार्थ है वो उनके लिए अच्छा है। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लेना। बाकी आगे है। जी सर। फिर अब अ, दूसरे चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है। जी सर। ये जैसे यहाँ पे मैंने ये तो रिकॉर्डिंग में नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। अच्छा, ओके। ये इसका बीमारियां जो है, रक्त दूषित, रक्त दूषित का मतलब होता है जैसे खून में टॉक्सिन्स का जितना अधिक जम जाने की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। घाव, श्लेष्मा मतलब कफ बढ़ने की वजह से उसके कारण जो पीड़ाएं होंगी वो इसमें शामिल हो जाएगा। पैर का दर्द, पेट का दर्द, सोथ या फूल जाना इत्यादि इत्यादि, बस इन छोटी छोटी चीजों को जो है उसमें शामिल कर लेना। ओके। ठीक है, चलो अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। आ, अच्छा, एक सेकेंड। ओके मैम, समझिए मैम, समझ लीजिए। आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्योंकि मीन का सबसे जो उम्दा नक्षत्र होता है वो है रेवती, हम्म। मारकरी, क्योंकि वो मैक्स पोर्शंस को जो है 13 डिग्री 20 मिनट अकेला एक स्पैन को पूरा का पूरा यूज करता है। ठीक है, हम्म। और वो लास्ट वाला है। जी सर। लास्ट वाला है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। जब आप देखते हो उसके बाद कौन सा, रेवती के बाद कौन सा नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है जूडियाक में? अश्विनी। अश्विनी। यानी अश्विनी और रेवती कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। जी सर। है ना? ये जी सर, इसीलिए केतु को भी यहाँ पे स्थान दिया गया है। हाँ, यस, जी यस, सर। यस, यस। तो जब हम इसको देखते हैं, एक बार वो आप लोग को मैंने वो दिया था ना वो जी अम, सर, ग्रह, लिस्ट दी थी आपने। हाँ, ग्रह का। जी। जी जी सर। एक मिनट, मैं एक बार निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नक्षत्र टेबल जो है। यहाँ आप बहुत ध्यान से अगर एक चीज आप अगर देख लेते हो तो आपको बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इस एक पीडीएफ फाइल को आप देख लोगे। क्या बात है, इतना स्लो क्यों है? देखो मैम, यहाँ पे ये जो राशि नक्षत्र का जो हिस्सा है ना, यहाँ से आपको बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, अश्विनी और भरणी, कृत्तिका एक राशि में जी है, सर। यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं सहयोगी है। जी सर। इसी तरह से कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा एक राशि में है, यानी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के सहयोगी है। ठीक है नेबरिंग है सर। ना, अगल ठीक है बगल सर, बैठे समझ हैं। गए। समझ गए सर, मीन का मतलब प्रारंभ भी है अंत भी है, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है अब सर। यहाँ देखिए, यहाँ रेवती और उसकी न अश्विनी। यहाँ एक हम्म। चीज बहुत ध्यान से देखने की बात है।
ये जो रेवती है ना, ये मैच्योर बुध है। ठीक सर। सर अगर ये मैच्योर बुद्ध है, यानी कि वर्गों का है, तो फिर सर षड रिपुओं का तो मीन में कोई काम ही नहीं है। नहीं है ना मैम, लेकिन वहां क्या होता है, आपको मैं आज एक चीज एक और जब मैंने आप लोगों को रामकृष्ण पढ़ाया था, याद होगा, जी सर। मैंने जी जी। उनके एक वर्ड बोला था कि मरने के दिन तक सरल रहना, सहज रहना, एक बाल हम्म जैसा रहना, शिशु हम्म सुलभ, हम्म, जी बचपना सर। भूलना मत। ठीक है। जी। उन्होंने उन्होंने ये इस बात को क्यों कहा था? उनकी उस बात से देखो, ये एस्ट्रोलॉजी के रिलेशंस आपको मिल जाएंगे ठीक कि सर। हम मरने के दिन तक अगर हम अंदर हम्म को अपने देखो, अपना दो कैरेक्टर है। हम्म एक अपना कैरेक्टर जो बाहरी कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर जो हम हैं। मतलब जैसे आप सारे धर्म गुरुओं की बात उठा के देख लो, सभी ने बोला नारियल बनो, हम्म जीवन जीना आसान होगा। तो नारियल बनने का मतलब क्या है? नारियल का तीन पार्ट होता है मैम। जी सर। एक एकदम बाहरी पार्ट है जो काफी कठोर है। हम्म हम्म एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जो नारियल के जो अंदर होते हैं, जिसको हम लोग नारियल का वो क्या बोलते हैं हम, जैसे आम का गुद्दा होता है ना, वैसा ही नारियल का भी होता हम्म, है ना। जी जी और सर। उसके अंदर होता है जल। क्या? जल। जी सर। जी। तो नारियल जैसा बनने के लिए क्यों कहा उन्होंने? देखो, रेवती आपको आ गया, अश्विनी आ गया आपके पास, और साथ में मीन भी आ गया, और साथ में हम्म, आगे चलने के लिए भरणी का वो खाद्य पदार्थ भी आ गया। ठीक है सर। यानी इसकी चेन को हम अलग नहीं कर सकते कहीं पे नहीं भी। मैम, कहीं पे भी 27 नक्षत्र को आप एक दूसरे से जी। जुदा नहीं कर सकते। ठीक है 27 सर। नहीं, मैं 28 नक्षत्र। अभिजीत को भी तो अपने को जी। लेना होगा। अभिजीत भी तो ठीक माने है। क्या बोलते हैं, वो तो वही मार्करी का एक हिस्सा है। ठीक है सर। यानी आप किसी को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते मैम। हम्म। ये क्रमिक रूप में जो है, जैसे हैं वैसे ही आपको हम्म, समझना पड़ेगा, और वैसे ही आपको उसका एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, उसके एक पैर को शामिल करना ही पड़ेगा। हाँ। यस। ठीक है सर। और क्या प्रश्न है सर मैम? ये तो दूसरा। एक प्रश्न जी था। सर दूसरा। हाँ सर, दूसरा ये कि कर्म का कारक हम शनि को मानते हैं, यहाँ पे हमने कर्म योगी शुक्र को माना है। मैम, कर्मयोगी शुक्र है। जी। अब यहाँ शनि का कर्म, शनि भी कर्मयोगी है, जी सर। और शुक्र भी कर्मयोगी है। दोनों में डिफरेंस जी। क्या है जानते हैं आप? जी सर, एक लेबोरियस कर्म है और एक शुक्र का कर्म सर, यानी कि मेरे पास वर्ड नहीं है। नहीं मैम, अब नहीं डिफरेंस मैम, है, हाँ। वहां उतना दूर मत जाइए। हम्म। शुक्र का दो घर हैं। जी सर। एक है कालपुरुष के सेकेंड हाउस, जी। और एक कालपुरुष की सेवेंथ हाउस। जी सर। इनका कर्म योग्य कौन सा है? यहाँ देखिए, कोई फल का आशा नहीं कर रहा है कोई पे भी। सेकेंड हाउस में भी हम्म। फल का आशा नहीं किया। जी सर। सेवेंथ हाउस में भी ओके सर। फल नहीं मिलता आपको। ठीक सर, क्लियर हो गया। यानी कि शुक्र को वो कर्म की बाउंड्री दी गई है, उनको कुटुंब दिया गया है, और स्पाउस का घर ये कर्म शो कर रहा है। कर्म नहीं, कर्म योगी है वो फल की आशा नहीं करते हैं। बट शनि ठीक। टेंथ हाउस का हम्म जितने कर्म है, उसके एवज में मानी मांगते हैं इलेवेंथ हाउस में। ओके सर। माने उसके रिटर्न मांगते हैं। हम्म। तो योगी तो है नहीं ना वो। जी सर। ठीक है सर। मतलब गीता की एक वर्ड उठा के देख लीजिए, सब सब जानते हैं हम लोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। चलो। अगर ये होता है जी। तो फिर वो योगी होते हैं।
तो यहाँ देखिए ओके। शुक्र योगी है, बट शनि वो व्यक्ति हैं जो नौकरी पेशा वाला, वो कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म ठीक है योगी सर। नहीं, क्योंकि उसको महीना के अंत में उनको हम्म तनख्वाह चाहिए होता है। हम्म। 11th हाउस, शनि का दो घर है, 10th एंड 11th। शनि 10th हाउस में पूरा भरपूर हार्ड वर्क करता है, लेकिन जहां महीना खत्म हुआ, जैसे शाम की ट्रांजिट स्टार्ट हो गई कुंभ में, बोलेगा भाई मेरे को पैसा दो, मैंने इतना जो काम किया उसका रिटर्न जो होगा वो हमको दो। क्लियर हो गया मैम? जी सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। किन्हीं का और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर हाँ, एक क्वेश्चन, ये अभिजीत बोलिए। नक्षत्र का लॉर्ड बुध होता है क्या? हम्म। अभिजीत नक्षत्र का रूलर कौन होता है? बुध? मैं नक्षत्र जब पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छा। बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? जी सर। आप चिंता मत ओके। करिए। जी। तो अभी मेरे को ये बताइए आप, क्या मैं राशि को, राशि पे मतलब राशि का स्थिर, दैत्य, चर इत्यादि उसका परिभाषा को लेके आगे चलूं, या मैं माने आप लोग वो समझ गए हो? क्योंकि राशि मोटा मोटी तो पढ़ा चुका हूं। अगर आप बोलोगे तो फिर आगे चलते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम और ज्यादा डिटेल में राशि को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बोलो, आप बोलो। अच्छा छोड़ो, राशि को ही चल रहा है, राशि पे ही आगे चल रहे हैं। ओके, चलो राशि पे आगे चलते हैं। अविनाश वर्मा क्या लिखे हैं आप? मीन मोक्ष की राशि है तो उसमें फीस खाने के लिए क्यों बोला जाता है? आ, अविनाश, खाना पीना मोक्ष के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अविनाश बहुत ध्यान से समझना। सर ये लक्ष्मी जी को म्यूट करवा देंगे। अच्छा, कर दे रहा हूं। अविनाश, ध्यान से समझना, मोक्ष या अपने स्पिरिचुअलिटी में खाना पीना कोई मैटर नहीं करता है। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अपने आप को अनम्यूट करो, प्रश्न का उत्तर दो। अविनाश जी, ठीक है, अब अनम्यूट करो। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर में ही आपके उत्तर छिपे हैं, ठीक है? आह, जब जंगल में दावानल होता है, दावानल जानते हो ना? नहीं सर। दावानल का मतलब होता है ऐसा आग जंगल में जो लग जाता है जिसको माने बुझाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक जी है? सर। दावानल जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा अग्नि है जहां जो जंगल में लगी होती है, वो लाखों करोड़ों बीघा का जो जंगल होता है उसको साफ कर देता है। अगर दावानल में आप कुछ भी डालोगे, मुर्गा वगैरह कुछ भी डालोगे, उसका कोई अस्तित्व होगा? क्या आप उसको देख पाओगे? उसमें बाघ ही, शेर ही डाल दिया, आप उसको देख पाओगे? वो राख होके निकलता है, क्योंकि वहां पे आप उसके अस्तित्व खत्म हो जाती है। लेकिन आप एक दिया जलाए हो, दावानल को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, लाख प्रयास करने के बाद भी सही ढंग से बुझता नहीं है। लेकिन एक दिया अगर जलता है, दिया को आप कभी भी ऐसे फू मार के भी बुझा सकते हो। तो मोक्ष और खान पान की रिलेशन कुछ हद तक ऐसा है, दावानल और दिया की आग के जैसा। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में
मैं आपको एक आज छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। आ, आप लोग लास्ट ईयर में मैंने आप लोगों को दोनों का कुंडली पढ़ाया था, रामकृष्ण जी का भी और विवेकानंद जी का भी। उन्हीं के लाइफ के साथ एक स्टोरी है, एक छोटा सा स्टोरी है। रामकृष्ण एक दिन विवेकानंद को अपने नजदीक में बुला के बोल रहे हैं कि नौरेन, नौरेन, उनको विवेकानंद का नाम था नौरेन। नौरेन देखो, तुमको आने वाले समय में बाहर जाना पड़ेगा, और वहां तो कोई निरामिष खाना तुमको परोसेगा नहीं। तो जो भी मिलेगा, जो कोई भी कुछ भी खाने को देगा, तुम उसको ना आशीर्वाद समझ के या मेरा प्रसाद समझ के खा लेना। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज। रामकृष्ण जी बोले, नौरेन बाहर जाना है तुमको, क्योंकि तुम्हारा काम है ये, बाहर जाना पड़ेगा तुमको। और बाहर जाके तुमको ना मेरे काम को पूरे विश्व में इसको फैलाना है। तो बाहर में जाके तुमको कोई मतलब ये पूड़ी सब्जी या रोटी सब्जी नहीं देगा। वहां तुमको जो मिलेगा समझ लेना मेरा प्रसाद है, वो खा लेना। अगर कोई कुछ भी देता है, कुछ भी का मतलब समझ सकते हो, जो भी चीज मिले खा लेना। तो उनके और बाकी 11 गुरु भाई बैठे थे वहां। 11 गुरु भाई बैठे थे। तो सभी ने मतलब मुंह फुला के गुरु की तरफ देखने लगे। बोला, गुरु जी, आप मुझे बोलते हो आ, मांस मत खाना, कुछ भी मत खाना, कुछ भी मत करना, और आप नरेन को बोल रहे हो कि वहां जो मिलेगा तुम खा लेना। ये दो तरह का आपके मुंह से दो बातें क्यों निकल रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज क्यों? या तो खाना है या तो नहीं खाना है। तो उन्होंने ये दावानल वाली जो परिभाषा मैंने आप लोगों को अभी दिया था, परिसंज्ञा, उन्होंने वो बात, वो एग्जाम्पल लिया था कि देखो, दावानल के आग में तुम बाग भी रहेगा तो वो जल जाएगा, लेकिन एक दिया की आग को ऐसे लकड़ी मारोगे तो भी वो बुझ जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप कितने अग्रसर हो, कितने आगे बढ़े हो, वो बहुत मायने रखता है। अगर यहां से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। महर्षि दुर्वासा का नाम आप जानते हो। आ, राधा एक दिन वृंदावन से मथुरा जा रही थी, राधा के साथ बहुत सारी गोपिनियां भी थी, और उनका काम था दूध दही इत्यादि सब बेचने के लिए जाना मथुरा नगरी में। यमुना काफी उफान पे है, यमुना में बाढ़ आया हुआ उस समय। तो अब इनके हृदय में डर आ गया, मैं कैसे जाऊं? अगर नहीं जाएंगे तो हमारे अर्निंग नहीं होगा, इनकम नहीं होगा। इनकम नहीं होगा तो हमारे बाकी जो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? वहां दुर्वासा जी बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो राधा जाके बोल ली, दुर्वासा जी, कि थोड़ा यमुना को बोलिए ना, आपकी बात तो हर कोई मानता है, तो यमुना भी मानेगी। तो आप उनको बोलिए, एक सेकेंड थोड़ा वेट करना। हाँ?
तो जैसे दुर्वासा जी को राधा बोली, तो क्या हुआ कि दुर्वासा जी आप नखरे दिखाने लगे। बोले राधा मैं तो बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो ताकत है। बट एक काम करो, मुझे खिलाओ तो पहले, मैं भी तो भूखा हूं। तो सब गोपिनियां और राधा मिलके उनको दूध दही छाछ जितना था पेट भर के खिला दी। ध्यान से सुनना विनाश, इसके बाद जो लैंग्वेज आएगा। तो वो खा पी लिए, आराम से हाथ उथ धोए, फिर यमुना के सामने में जाके खड़े होके बोले, यमुना, अगर मैं सुबह से भूखा हूं तो मेरी बात समझो और इन लोगों को जाने का रास्ता दे दो। यमुना बड़ी उफान पे थी। अचानक यमुना का पानी कम हो गया, घुटना तक पानी हो गया। सारी गोपिनियां चली गई, बेच बाच के शाम को वापिस भी आ गई। दुर्वासा जी वहीं बैठे थे। तो राधा को ना बड़ा गुस्सा आया। बोला आप झूठ क्यों बोले थे? तो दुर्वासा जी बोले हम झूठ कब बोले, कहाँ बोले? बोले क्यों, सुबह झूठ नहीं बोले थे आप? बोले कि हम सुबह से खाना नहीं खाए होंगे, तो तुम अपना उफान, अपना पानी को कम कर दो और इन लोगों को जाने दो। और यमुना भी ना आओ देखी ना ताओ देखी, वो भी अपना पानी कम कर दी। तो दुर्वासा जी हंस पड़े। तब उन्होंने वो समझाया उनको कि देखो राधा, आप जो कह रहे हो वो आप शरीर की बात कर रहे हो, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से परे हूं। मैं उस मैं की बात किया कि मैं अगर सुबह से खाना नहीं खाया हो तो तुम अपने उफान को कम करो। मैं उस मैं की बात की। यहां मैं का मतलब होता है अहोमस्मि परमः ब्रह्म, ब्रह्मोस्मि, उसकी बात किया था। इसलिए अविनाश, हम अपने कभी कभी आंख से देखे हुए और कान से सुने हुए या किताबों में पढ़े हुए चीजों को समझ नहीं पाते बेटा। तो आपका प्रश्न जायज है। मैंने भी यथासाध्य कोशिश किया कि आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। तो यहां इस खाने की बात करी गई। मीन, मीन का भी तो शरीर होगा ना बाबा। मीन, मीन का साइन क्या है? दो मछली ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। मछली का जीवन है। और मीन राशि के लोग, मीन लगन के उदित होने वाले लोग अगर मछली नहीं खाएंगे तो उनका सेहत सही नहीं होगा, क्योंकि वो उनका डिमांड, किसका डिमांड है? शरीर का, आत्मा का नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अविनाश? अरे आवाज दो ना यार, क्या मैसेज करते हो? ठीक है चलो, कोई बात नहीं। ओके। चलो फिर आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अ, हमारे पास जो 12 राशियां हैं,
ये 12 राशि 4 भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन सा 4 भागों में डिवाइडेड है? एक है अग्नि, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है वायु और चौथा है जल। इसमें 4 तत्वों से डिवाइडेड है। शरीर पंचभूत है ना। आपके पास संगे संग ये क्वेश्चन आना चाहिए था किन्हीं ना किन्हीं के पास कि सर शरीर तो पंचभूत से बनते हैं, यानी एक तो अग्नि हो गया, मतलब जिसको तेज बोलते हैं। क्षिति जो पृथ्वी तत्व का हो गया। क्षिति अपह, अपह मतलब हो गया जल। क्षिति अपह मरुत वायु। व्योम आकाश और तेज। बट यहां व्योम कहां गया? व्योम कहां चला गया? समुदीप कुछ बोलोगे? नहीं सर, आप बोलिए। नहीं, अचानक ऐसा लगा कि आप कुछ बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा वो कॉफ कर रहा था। अच्छा। सर व्योम का मैंने सुना था कि जो फिफ्थ वाला तत्व है वो हर राशि में होता है। यस। तो एवरी राशि जो 3 राशि है ना उसमें वो मिला हुआ है। हम्म। जैसे मेष। हम्म। मेष मतलब अग्नि तत्व का राशि है, लेकिन मेष में जल भी है, मेष में वायु भी है। ये मिला हुआ कैसे है? जब हम पूरा राशि चक्र, पूरा भवचक्र जब देखते हैं तब आपको इसको बहुत अच्छा से समझ में आए। मेष स्वामी कौन है? मंगल। मंगल। मंगल का एक प्रचंड जल है। कौन सा? वृश्चिक। हम्म। तो अग्नि जल तो डायरेक्ट आ गया ना। हम्म। वायु कहां से आया? शिरस्थान, पदस्थान। देखो, मेष स्टार्ट कहां से होता है? मीन के 30 डिग्री के बाद से। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो मीन का 30 डिग्री शिरस्थान कहां हो गया? मीन, प्रचंड जल। ओके। हम्म। पदस्थान कहां है? पदस्थान आपका वृषभ राशि, जो वृषभ। वृषभ पृथ्वी कौन सा तत्व, है? पृथ्वी। भूमि। पृथ्वी तत्व। हाँ, भूमि। वही भूमि। अब इस तरह से समझ सकते हो, मतलब मैं अभी जैसे लक्ष्मी मैम जो प्रश्न की थी, ये देखो वही वैसे ही रिलेटेड है सारे। मैं याद होगा आप लोगों को जब मैं तुला पढ़ाया था, तो तुला में मैंने बोला था कि सीड का सबसे अच्छा जगह है, क्योंकि एक तरफ कन्या है और एक तरफ वृश्चिक है। याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये। अब ये क्या है, क्यों है? क्योंकि एक भूमि और एक जल। एक सीड को उगने के लिए सबसे अच्छा भूमि, यही तत्व चाहिए होते हैं, है ना। और ये वायु है। अब मीस को समझो, एक तरफ जल है, एक तरफ मिट्टी है, खुद तो आग है, तेज है। अब जल आग पे बरसेगा, भाप बनेगा। बारिश होगी पदस्थान में, कहा? भूमि तत्व पे। खेती का काम। समझा पा रहा हूं बाबू? जी सर। राशि तत्व को इस तरह से समझो। हम्म।
बहुत आसानी से समझ पाओगे। जी सर। जल आ गया, जल पड़ गया कहां पे? आग में। तो आग में जैसे जल होगा तो भाप होगा ना। हम्म। भाप होगा तो बनेगा क्या? बादल, क्लाउड्स बन के रेन। क्लाउड्स। वो बन के आएंगे रेन। वो भी तो इसके साथ, मेष के साथ इंक्लूडेड हो गए। हम्म। लेकिन पदस्थान में कहां पे गिरा वो रेन? पद पदस्थान। पदस्थान यानी वृषभ राशि में। जिसके कारण वृषभ राशि में सबसे ज्यादा किसानी होती है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखोगे तो वृषभ जिस समय में, जिस समय एक्टिवेट होता है, वो सबसे अधिक आपकी खेती बाड़ी का काम होता है। ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया सर। इस तरह से समझो, बस चीजों को पूरा बहुत एकदम। ज्यादा मतलब मैनिपुलेट करने की या बहुत बड़ी बड़ी बातों को, मतलब हम बहुत कुछ जानते हैं, वो जानने की दरकार नहीं। हमको जी समझना सर। है, हमको समझना है कि हम कैसे समझे। जी सर। मतलब एक व्यक्ति आया जिसका मेष लग्न है, अब उसके जीवन के बारे में आप बता रहे हो। आप जैसे ही देखोगे उसके माने वृषभ का यानी वेनस का जब जब दशा महादशा अंतर्दशा जब जब आएगा, वो लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा। तो सर हम ये कह सकते हैं क्या कि वृषभ का ऑपोजिट में खेती नहीं होगा, 7 राशि बिल्कुल, आगे जाए? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वहां चीजें अलग होंगी। वहां हम्म आपको वो भी देखना पड़ेगा। हम्म। ऑपोजिट में कौन आता है? उसके वृश्चिक। वृश्चिक आ गया। अब वहां क्या तो है? वृश्चिक वृश्चिक, डिकम्पोजिशन। वृश्चिक में बारिश हो, बारिश हम्म। हो तो वो चला जाएगा कहाँ? गड्ढे में। अच्छा। ड्रेनेज वाटर है ना वो, जी जी। स्टैग्नेंट वाटर, ड्रेनेज वाटर। स्टेगनेंट वाटर, ड्रेनेज वाटर। लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो अगर आप यूटिलाइजेशन को जानते हो तो। हम्म। अगर मान लो उसको तालाब बना दिया आपने, जी, तब हो तो जाएगा। सिंचाई, सिंचाई का काम होगा ना। जी। यूटिलाइजेशन भी आपको समझना है। इसी को कहते हैं हाउस एक्टिवेशन। हम्म। ठीक है। मतलब जी सर। सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजी जानना ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की यूटिलाइजेशन को भी जानना होगा, उसका प्रैक्टिकल पार्ट को भी आपको समझना पड़ेगा। तो रेमेडीज भी शायद ऐसे बनते होंगे, हाउसेस रेमेडीज का। ऐसे ही बनता है। हम्म। रेमेडीज आसमान से थोड़ा ही आता है बाबा। जी एस्ट्रोलॉजी सर। क्या है? द वे ऑफ डायग्नोसिस। मैं आप हम्म। एकदम थेरापेटिक लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। देखो जी। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे अच्छा से समझ में आता है। कोई एक चार्ट आया मेरे पास, मुझे लगा कि उसका लिवर सिरोसिस है। ठीक है, मैंने उसका देखा, हम्म। लिवर सिरोसिस। हमको रेमेडी कहां से खोजना होगा? रेमेडी खोजना होगा फ्रॉम